हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो आज देखेंगे करंट अफेयर्स एमसीक्यूज 2025। आज मई और जून माह के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे। देखिए, ये सीरीज बहुत महत्वपूर्ण है आगामी सभी परीक्षाओं के लिए। इससे पूर्व मैंने आपको 2025 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के लिए करंट अफेयर एग्जाम डोज दिया था, जिसमें आपके 10 वीडियोस मैंने आपको दिए थे। उसके बाद मैंने आपका जनवरी से लेकर दिसंबर 2025 तक के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के एमसीक्यूज हैं, उनको इस सीरीज में कवर कर रहे हैं। सभी परीक्षाएं जो आगामी परीक्षाएं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण ये सेशन है। इसके अलावा यूट्यूब चैनल पे आपको स्पेशल फैक्ट क्लास, पीवाईक्यू सेशन, जो हमारी टेस्ट सीरीज आती है उत्तराखंड जी के सामान्य हिंदी और जीएस वाली, रिवीजन महाकुंभ क्लासेस, कुमाऊनी गढ़वाली, लोकोक्ति शब्दावली, ये सभी टॉपिक नियमित दिए जा रहे हैं। तो इन क्लासेस को आप फॉलो करेंगे तो इसका निश्चित बेनिफिट आपको एग्जाम में होगा। और एग्जाम हॉल में जब आप बैठे होंगे तब इन क्लासेस की अहमियत आपको पता लगेगी। मैं बार बार बोलता हूँ। तो चलिए आज का सेशन देखेंगे। इसमें आज हम मई और जून 2025 के महत्वपूर्ण नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। एमसीक्यू सेशन है तो एमसीक्यूज रहते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे इसमें मई 2025 के देखेंगे। पहले, भारत की पहली क्वांटम वैली टेक पार्क की स्थापना निम्न में से कहां होगी? तो देखिए, भारत की जो पहली क्वांटम वैली टेक पार्क की स्थापना की घोषणा की गई, ये अमरावती में की गई है। ठीक है, तो अमरावती जो है आपका कहाँ है? तो ये आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो आंध्र प्रदेश में बनेगा भैया देश का पहला क्वांटम वैली टेक पार्क। बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर है। और ध्यान रखना दोस्तों, ये इसलिए बना जा रहा है क्योंकि भारत एक आपका आत्मनिर्भर क्वांटम इकोसिस्टम बनाना चाहता है। ठीक है, तो भारत की मतलब क्वांटम इकोसिस्टम में भी आत्मनिर्भरता हो, इसके लिए इसकी स्थापना की जाने की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट देखिए, E0FIR पहल मुख्य रूप से कितनी धनराशि से अधिक की वित्तीय धोखाधड़ी पर केंद्रित है? तो देखिए, जो हमारी E0FIR पहल है, इसमें आपका वित्तीय धोखाधड़ी 10 लाख तक की, ठीक है, ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर देगा। 10 लाख तक की वित्तीय धोखाधड़ी पर केंद्रित है। नेक्स्ट देखिए, भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करने के लिए किस कंपनी को मंजूरी मिली है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत में भी देखिए आपका सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करने के लिए मंजूरी मिली है और इस कंपनी का नाम है स्टारलिंक। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, स्टारलिंक कंपनी। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। स्टारलिंक जो कंपनी है, देखिए आपका ये आपका सैटेलाइट से इंटरनेट प्रोवाइड कराता है। ठीक है, स्टारलिंक ये एलन मस्क की सर्विस प्रोवाइडर कंपनी, ये आपको ध्यान रखना है। स्पेस एक्स का फाउंडर है जो एलन मस्क। नेक्स्ट देखिए आपका, पूर्वोत्तर भारत की पहली भूतापीय ऊर्जा परियोजना कहां शुरू की गई है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मई 2025 में पूर्वोत्तर भारत की पहली भूतापीय ऊर्जा की शुरुआत हुई और ये आपका दिरांग पश्चिम कामेंग जिला है अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका, दिरांग अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारत के पहले समर्पित कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट विजिजम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन कहां पे किया गया? तो ये भी काफी ज्यादा चर्चा में था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मई 2025 में इसका उद्घाटन किया और ये केरल में तिरुवनंतपुरम के पास है। ठीक है, तो तिरुवनंतपुरम केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी। आगे बढ़ेंगे। मई 2025 में भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित जिला कौन बना है? बहुत ज्यादा चर्चा में था। 2025 मई में दीव जो था भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित जिला बना। ठीक है, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, दीव। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। दीव की जो हमारी कुल सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता है, ये आपका 11.88 मेगावाट। ठीक है, ध्यान रखेंगे, मेगावाट उत्पादन क्षमता। अगला क्वेश्चन है, WHO के वैश्विक आयु अनुकूल शहर नेटवर्क में शामिल होने वाला दूसरा भारतीय शहर कौन सा बना? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के वैश्विक आयु अनुकूल शहर में, ठीक है, तो ये आपका दूसरा जो शहर बना है ये है कोझिकोड। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, कोझिकोड, जो कि केरल में है। इससे पहले देखिए आपका जो फर्स्ट बना था ये शहर, ये था कोच्चि। ये भी आपका केरल में ही है। ठीक है, कोच्चि पहला शहर था और कोझिकोड दूसरा शहर है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन में किस हेलीकॉप्टर का निर्माण किया जाएगा? ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए 2025 मई में भारत की जो पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन है, इसकी घोषणा कहां पे हुई? कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटक में घोषणा की गई, ये स्थापित होगा। और इसमें देखिए आपका टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड जो है आपका TASL, ठीक है, और इसके साथ एक कंपनी है एयरबस कंपनी, जो बड़े बड़े विमान बनाती है, एयरबस।
तो TASL और एयरबस की ये आपकी पहल है, ये दोनों इसका निर्माण करेंगे और इससे जो हेलीकॉप्टर बनाया जाएगा इसका नाम है एयरबस H125। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा डी आंसर, एयरबस H125। अगला देखिए, ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना किन दो राज्यों की एक संयुक्त पहल है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो देखिए, आपका जो ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की ये संयुक्त परियोजना है। सी आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ठीक है, तो दोनों आपको याद रखना है, डबल एम याद रखना है, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र है इसमें। चलिए आगे बढ़ेंगे। दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लिनिक डॉक्टर हुआ किस देश में खुला है? तो देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है भाई आज की डेट में बहुत ज्यादा डिमांड हो गई है इससे, और हर क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जा रहा है। और दुनिया में पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लिनिक जो है ये मई 2025 में खुला था सऊदी अरब में। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा सऊदी अरब में। इसका नाम है डॉक्टर हुआ क्लिनिक। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे, सऊदी अरब। 46वें आसियान शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? मैंने करंट अफेयर्स एग्जाम डोज में आपको ये कराया था, जो भी प्रमुख सम्मेलन हुए थे, बैठकें हुई थी, इंटरनेशनल भी और नेशनल भी, वहां पर मैंने आपको बताया था कि जो आपका 46वां आसियान शिखर सम्मेलन 2025 हुआ था, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, कुआलालंपुर मलेशिया में आयोजित हुआ था। ठीक है, डी आंसर सही हो जाएगा, कुआलालंपुर मलेशिया में। ठीक है, अब देखिए इसमें कई बार पूछ लेता है कि इसकी थीम क्या थी, थीम पूछ लेता है कई बार। तो थीम थी इसकी समावेशिता और स्थिरता, समावेशिता एवं या और स्थिरता। ठीक है, ये इसकी थीम या विषय था, ध्यान रखना है आपको। और इसकी अध्यक्षता की थी मलेशिया के प्रधानमंत्री दातो सेरी अनवर इब्राहिम ने। ठीक है, 26-27 मई को ये आयोजित हुआ था, 26-27 मई 2025 को कुआलालंपुर। अगला देखिए, ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की 9वीं बैठक के दौरान किस प्रमुख पहल को लॉन्च किया गया? तो देखिए, जो हमारे ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की 9वीं बैठक हुई ना, इसमें आपका एक पहल यहाँ पे लॉन्च हुई और इस पहल का नाम था ब्रिक्स स्टार्टअप नॉलेज हब। ठीक है, सी आंसर सही हो जाएगा, ब्रिक्स स्टार्टअप नॉलेज हब को शुरू किया गया इसमें। ठीक है, सी आंसर सही हो जाएगा। देखिए, जो ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की बैठक हुई ना, ये आपका कहाँ पे आयोजित हुई थी? ये आपका ब्राजीलिया में आयोजित हुई थी। ठीक है, ब्राजीलिया, ब्राजीलिया। इसका जो अध्यक्षता की थी ब्राजील देश ने की थी, ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की 9वीं बैठक की 21 मई 2025 को ये आयोजित हुआ था। ठीक है, तो नॉलेज आपको यहाँ पर लॉन्च करना इसकी प्रमुख पहल रही इस बार की। मई 2025 में IMF द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत किस देश को पीछे छोड़कर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया? मैंने GS की टेस्ट सीरीज में भी आपको कल ये करवाया था। भारत देखिए वर्तमान में दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और भारत ने देखिए आपका किसको पीछे छोड़ा? जापान को। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा जापान को। अब देखिए, वर्ल्ड की जो टॉप 3 इकोनॉमी है 1, 2, 3, तो फर्स्ट प्लेस पे आपका USA, अमेरिका की सबसे बड़ी इकोनॉमी है वर्तमान में। दूसरे नंबर पे आता है चीन, तीसरे नंबर पे आता है जर्मनी। ठीक है, और चौथे पर अब आ गया है भारत। ठीक है, तो 2025 मई में IMF ने बोला कि भारत की जो नॉमिनल GDP है ये आपका 4.187 ट्रिलियन डॉलर पार कर चुकी है, और इसी के साथ भारत ने पीछे कर दिया किसको? जापान को। ठीक है, और एक और महत्वपूर्ण पॉइंट दोस्तों, IMF ने जो भारत की विकास दर बताई थी, ग्रोथ रेट, भारत में जो विकास दर बताई, कितनी बताई थी, ये बहुत महत्वपूर्ण है, 6.2%। ठीक है, IMF ने अनुमान लगाया कि भारत की जो विकास दर है वो है 6.2%। बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखना है आपने। विश्व का पहला आर्टिफिशियल संचालित गोल्ड मेल्टिंग ATM किस शहर में लॉन्च किया गया? तो पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित गोल्ड मेल्टिंग जो ATM है ये आपका कहां पे स्थापित हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, हैदराबाद में। ठीक है, हैदराबाद में इसको लॉन्च किया गया था, गोल्ड मेल्टिंग ATM। ठीक है, ध्यान रखेंगे। मतलब ये गोल्ड मेल्टिंग ATM का मतलब ये है कि जो भी यूजर्स है ना, वो जैसे उनको गोल्ड की कोई ज्वेलरी चाहिए या उनको बेचना है या उसको लीज पर देना है, ठीक है, या गोल्ड को डिजिटाइज करना है या मुद्रीकृत करना है, तो इसकी सुविधा प्रदान करेगा ये ATM। नेक्स्ट देखिए, भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्रित विशेष आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमी जोन कहाँ विकसित किया जाएगा? तो ये भारत का पहला देखिए AI सहज होगा, यानी कि
स्पेशल इकोनॉमिक जोन, और ये आपका रायपुर में आपका स्थापित किया जाएगा। ठीक है, बी आंसर इसमें सही हो जाएगा, रायपुर, नवा रायपुर में स्थापित किया जाएगा इसको। ठीक है, यानी कि छत्तीसगढ़ की बात हो रही है यहाँ पे, कभी कभी राज्य भी पूछ लेता है, छत्तीसगढ़ में। और इसमें लगभग निवेश कितना था, तो निवेश इसमें लगभग 1000 करोड़ का निवेश किया गया है इसके लिए, इस जोन को बनाने के लिए। भारत द्वारा विकसित जीनोम संपादित चावल की किस्मों को विकसित करने वाला प्रमुख संस्थान कौन सा है? तो जीनोम संपादित चावल की किस्म का विकास किया मई 2025 में। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। ठीक है, ICAR ने इसको स्थापित किया है, इसको विकसित किया है चावल की किस्मों को। ठीक है, चावल की 2 किस्में इसमें आपकी विकसित की गई है। एक का नाम है DRR धान 100। ठीक है, धान 100, इसको कमला नाम दिया गया है, कमला, इस धान की प्रजाति को। और दूसरा है आपका DST चावल 1, DST चावल 1, 2 ये आपकी धान की जीनोम वाली जो चावल की 2 किस्में है। ठीक है, अगला देखिए, DRDO द्वारा विकसित नैनोपोरस मल्टीलेयर्ड पॉलीमेरिक मेम्ब्रेन का मुख्य उपयोग क्या है? तो देखिए, DRDO ने इसको विकसित किया है, नैनोपोरस मल्टीलेयर्ड पॉलीमेरिक मेम्ब्रेन। ठीक है, तो DRDO ने जो समुद्र का जल होता है, आपको पता है जो समुद्री जल होता है वो क्या होता है, नमकीन होता है ना, नमकीन होता है, लवण होते हैं उसमें। तो नमकीन जो पानी है समुद्र का, उस नमकीन पानी को मीठा बनाने के लिए, पीने योग्य बनाएगा, यानी कि समुद्र का जो पानी है उसको अलवणीकृत करने या मीठा बनाने के लिए इसको विकसित किया गया है, ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन सी इसमें सही उत्तर हो जाएगा, समुद्री जल को अलवणीकृत करना। नेक्स्ट देखिए, किस देश ने आधिकारिक तौर पर विश्व की पहली राष्ट्रीय स्तर की क्रिप्टो करेंसी भुगतान प्रणाली शुरू की? तो देखिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत चर्चा में था। देखिए, विश्व में जो हमारा पहला देश बना है जिसने आपका क्रिप्टो करेंसी राष्ट्रीय स्तर पर भुगतान प्रणाली शुरू की, ये है भूटान देश। ऑप्शन बी, हमारा पड़ोसी देश है भूटान। ठीक है, भूटान ने आधिकारिक तौर पर ये घोषणा कर दी है कि भैया, मतलब शुरुआती कर दी है प्रणाली की कि क्रिप्टो करेंसी में हम लेन देन करेंगे। ठीक है, वैसे अगर भारत में देखा जाए तो भारत में अभी तक लीगल टेंडर नहीं मिला है क्रिप्टो करेंसी को, और क्रिप्टो करेंसी को लीगल टेंडर देने वाला दुनिया का पहला जो देश था वो था अल सल्वाडोर। ये भी आपको ध्यान रखना है, अल सल्वाडोर दुनिया का पहला कंट्री था जिसने क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, एक वर्चुअल करेंसी होती है, वर्चुअल, ऐसी मुद्रा जिसको हम वर्चुअल मुद्रा होती है। ठीक है, छू नहीं सकते, डिजिटल रहती है, और ये ब्लॉकचेन के माध्यम से बनती है, ब्लॉकचेन माध्यम। ठीक है, ब्लॉकचेन माध्यम से बनते हैं। एग्जांपल है जैसे बिटकॉइन, बिटकॉइन जो है एक आपका क्या है, क्रिप्टो करेंसी है। ठीक है, आप रेट देखते हैं बिटकॉइन कहां से कहां पहुंच गया। ऐसे आपका एरेथम, ठीक है, एथेरम होता है, एरेथम होता है, एथेरम ऐसा है। ठीक है, कुछ प्रकार हैं बिटकॉइन के अलग अलग, तो ये आप देख लीजिएगा। बिटकॉइन सबसे ज्यादा पॉपुलर है और सबसे ज्यादा वैल्यूएबल, और अभी देखा जाए आज के समय में सबसे महंगी है ये क्रिप्टो। हालांकि क्रिप्टो करेंसी के कुछ नुकसान भी होते हैं, जैसे इनके लेन देन पर निगरानी नहीं हो पाती, तो कई बार गलत गतिविधियों में भी इसका प्रयोग किया जाता है, खासकर जैसे टेररिज्म फंडिंग है, इसके अलावा कुछ अन्य ऐसे चीजों के लिए फंडिंग करनी है जो पकड़े में ना आए। ठीक है, इसलिए बहुत से देशों में अभी तक इसको लीगल टेंडर नहीं दिया है, लेकिन फिर भी कुछ बड़े बड़े नेशन आज के डेट में इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि भविष्य की मुद्रा हम इसको कह सकते हैं। वर्ष 2025 में शांति का नोबेल पुरस्कार मारिया कोरिना माचाडो को दिया गया, यह किस देश से संबंधित है? तो देखिए, 2025 का जो शांति का नोबेल है ये आपका मारिया कोरिना को मिला, और ये वेनेजुएला से संबंधित है, ऑप्शन बी। ठीक है, तो वेनेजुएला में लोकतंत्र के लिए इन्होंने बहुत काम किया है जमीनी स्तर पर, इसके लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट जेन जीएसटी के अंतर्गत 2025 में 33 जीवन रक्षक दवाओं पर 12% जीएसटी से कितना प्रतिशत किया गया? तो देखिए, नेक्स्ट जेन जीएसटी आया है जिसमें आप स्लैब जो है आपकी 5% है। ठीक है, इसके बाद आपका 12% है। ठीक है, इसके बाद 18, मोस्टली चीजों पे 18 है, फिर आपका 28% है, और कुछ हमारे जो टोबाको वाले आइटम है और भी जो ऐसे आइटम्स हैं जो समाज के लिए खतरा होते हैं, इन चीजों पे जो जीएसटी दर है बहुत ज्यादा की गई है। ठीक है, और नेक्स्ट जेन जीएसटी इसको लागू किया गया 2025 में। ठीक है, तो ये तो एक मेन स्लैब है, पूर्ववर्ती जो 4 स्लैब है 5, 12, 18 और 28। इसके अलावा जो हमारे आवश्यक वस्तुएं हैं उन पे 5% का स्लैब लगाया गया है। ठीक है, और अन्य वस्तुओं पे मैक्सिमम वस्तु पर 18% है, जैसे कि सर्विस सेक्टर की चीजें हैं
इसके अलावा जो मैंने आपको बताया तंबाकू हो गया, पान मसाला वगैरह हो गया, इन पे 40% का जीएसटी लगेगा इसके तहत। ठीक है, आवश्यक वस्तुओं पे 0% इसमें जीएसटी लगेगा, जैसे इसमें जीवन रक्षक दवाइयां भी हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। जीवन रक्षक जो दवाइयां हैं उन पर 12% जीएसटी से घटाकर उनको जीरो कर दिया, यानी कि जीएसटी फ्री कर दिया गया है। ठीक है, और इसके अलावा जीरो जो है, जो हमारा हेल्थ हेल्थ इंश्योरेंस है, तो हेल्थ इंश्योरेंस की जो पॉलिसी होती है इस पे जीएसटी अब जीरो कर दिया गया है। ठीक है, और इसके अलावा जो हमारा अल्ट्रा हाई टेम्परेचर वाली चीजें होती है, जैसे दूध है, पनीर है, जो ब्रेड है, ब्रेड वगैरह, पनीर, दूध पे भी 0% जीएसटी किया गया है अब। ठीक है, ये आपको याद रखना महत्वपूर्ण है। और हाँ, इसमें एक महत्वपूर्ण और है, आपको याद रखना है, जो हमारे नवीकरणीय इक्विपमेंट है, नवीकरणीय इक्विपमेंट कहने का मतलब जैसे सौर ऊर्जा की प्लेट वगैरह है, जो भी नवीकरणीय ऊर्जा उपकरण है, इन पे भी जीएसटी को रिड्यूस किया गया है, 12% से घटाकर 5% जीएसटी होगा अब इन पे केवल। ठीक है, ये भी याद रखना है आपको। चलिए, बाकी जीएसटी से क्वेश्चन बनता है कि जीएसटी भैया आपका कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के तहत प्रस्तुत हुआ था? तो जीएसटी 101वें संविधान संशोधन के तहत आपका लगाया गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। पूरे देश में जीएसटी कब लगा था आपका? 1 जुलाई 2017 से। ठीक है, चलिए, ये हो गया मई का। अब देखेंगे जून 2025 का करंट अफेयर। ठीक है, तो जून का पहला क्वेश्चन है, देखिए आपका, भारत का पहला तितली अभ्यारण्य निम्न में से किसे घोषित किया गया है? तो बताना है, देखिए आपको, भारत का जो पहला तितली अभ्यारण्य है कौन सा है? ठीक है, तो भारत का जो पहला बटरफ्लाई आपका सेंचुरी है, इसका नाम है अरलम अभ्यारण्य। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, अरलम अभ्यारण्य। 18 जून 2025 को इसको तितली अभ्यारण्य घोषित किया गया था। और ये अरलम अभ्यारण्य जो है आपका, ये कन्नूर में पड़ता है। कन्नूर एक प्लेस है आपका केरल में। ठीक है, केरल में ये स्थापित हुआ है, ध्यान रखेंगे। 55 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, 55 वर्ग किमी में फैला हुआ है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, भारत का पहला पशु ओवरपास कॉरिडोर किस एक्सप्रेसवे पे बनाया गया है? तो भारत का पहला देखिए आपका पशु ओवरपास कॉरिडोर। ठीक है, यानी कि पशुओं को आने जाने में कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं होगी, फ्लाईओवर ऊपर होगा और पशु उसके नीचे से ही गुजर पाएंगे। और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा ये आपका कहाँ पे हुआ है? दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस जो है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे। और प्लेस जो है जहां पर ये बनाया गया है, जो राजस्थान का रणथंभौर, रणथंभौर राजस्थान में स्थित है ना, रणथंभौर टाइगर रिजर्व। तो इसका जो बफर जोन है ना, उसके आसपास 12 किलोमीटर की रेंज में ये अंडरपास बनाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। गरुड़ एयरोस्पेस के द्वारा भारत के पहले कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण केंद्र का शुभारंभ कहां पर किया गया? ये भी काफी चर्चा में था। तो भारत का पहला कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण केंद्र जो है आपका, ये स्थापित हुआ था 14 जून 2025। 14 जून 2025। ठीक है, और ये आपका कहां पे स्थापित किया गया है? तो ये आपका चेन्नई में स्थापित हुआ है। सी आंसर सही हो जाएगा, चेन्नई में। नेक्स्ट देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर राजस्थान के किन दो स्थलों को रामसर आर्द्र भूमि घोषित किया गया? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 5 जून को। ठीक है, 5 जून को देखिए राजस्थान के दो स्थलों को रामसर आर्द्र भूमि, यानी कि रामसर जो कन्वेंशन हुआ था उसके तहत वेटलैंड घोषित किया गया है। और इसमें देखिए आपका कौन कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर जो है खीचन और मेनार है इसमें। ठीक है, ध्यान रखेंगे, खीचन और मेनार। तो खीचन आर्द्र भूमि स्थल जो है आपका जोधपुर जिले में पड़ता है। यहाँ पर 150 से अधिक पक्षी प्रजातियों का आवास है। मेनार आर्द्र भूमि जो है ये आपका उदयपुर में पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर भी आपका क्या होता है, जो वहां के समुदाय के नेतृत्व वाले पक्षी हैं उनके संरक्षण के लिए इसको वेटलैंड घोषित किया गया है। ठीक है, उत्तराखंड राज्य में भी हमारा देखिए एक वेटलैंड स्थित है जिसका नाम है आसन। ठीक है, यहाँ ये भी प्रवासी पक्षियों के लिए जाना जाता है। निम्न में से किस रक्षा सार्वजनिक उपक्रम डीडीपीएसयू को जून 2025 में मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा प्रदान किया गया? तो देखिए, मिनी रत्न सार्वजनिक उपक्रमों का दर्जा यहाँ पर मिला रक्षा मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, तो ये है आपका कौन कौन सी, इसमें अगर ध्यान से देखें तो इसमें है शामिल आपका म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड। देखिए, 3 प्रमुख रक्षा के जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम है, डिफेंस पीएसयू कहा जाता है इनको। ठीक है, डिफेंस पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कहा जाता है इसको।
इसमें तीन थे, एक तो था म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड MIL, एक था आपका आर्म्ड व्हीकल निगम लिमिटेड जिसको AVNL कहा जाता है, AVNL को भी इसमें शामिल किया गया था, और तीसरी कंपनी थी इसमें इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड IOL। तो तीनों को याद रखना है आपने, MIL, AVNL और IOL। पक्षियों के वर्गीकरण को मानकीकृत करने के लिए जारी की गई विश्व की पहली वैश्विक एकीकृत पक्षी लिस्ट का नाम क्या है? तो देखिए दुनिया की पहली हमारी एक एकीकृत पक्षी लिस्ट जारी हुई 12 जून 2025 को, ठीक है, और इसका नाम है एवी लिस्ट, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें, एवी लिस्ट। तो इसमें पक्षियों की जो भी हमारी जितनी प्रजातियां होते हैं उनको लिस्ट किया गया, जैसे कि जितनी प्रजातियां उसकी कितनी उप प्रजातियां हैं, कितने परिवार हैं, वंश हैं, ठीक है, पक्षियों के, सब इसमें लिस्टेड है। ब्लू एनडीसी चैलेंज पहल किन दो देशों के द्वारा शुरू की गई है? तो ब्लू एनडीसी चैलेंज पहल, ठीक है, देखिए राष्ट्रीय जलवायु की जो प्रतिज्ञाएं हैं, महासागर संबंधी जो जलवायु रणनीति है, इसके लिए दोस्तों ये आपका ब्लू एनडीसी चैलेंज पहल शुरू किया गया ब्राजील और फ्रांस के द्वारा, ठीक है, इसमें आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ब्राजील और फ्रांस, सी। अगला है देखिए, लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो और रवांडा के बीच शांति समझौता कहां पे संपन्न हुआ? तो 27 जून 2025 को वाशिंगटन DC, अमेरिका में, भाई अमेरिका की जो कैपिटल है वाशिंगटन DC, तो यहाँ पर रवांडा और जो हमारा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो है, रिपब्लिक डेमोक्रेटिक कांगो जो है, इन दो देशों के विदेश मंत्रियों के बीच में एक शांति समझौता पर हस्ताक्षर हुए, ठीक है, ध्यान रखेंगे, काफी ज्यादा अशांति है इन देशों में। G7 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन स्थल कौन सा था? तो G7 देखिए मैं आपको कई बार बता चुका हूं, G7 देखिए दुनिया के विकसित देशों का एक समूह है, और जो हमारा G7 सम्मेलन 2025 आयोजित किया गया, ये देश था आपका कनाडा, ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, अल्बर्टा कनाडा में इसको आयोजित किया गया, ठीक है। G7 में कौन से देश हैं? दुनिया के विकसित देश हैं, इसमें विकसित देशों का समूह है, डेवलप्ड नेशन, ठीक है। चलिए अगला है, तीसरे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन की सह मेजबानी किन दो देशों ने की? तो देखिए हमारा तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन हुआ आयोजित, ठीक है, जून 2025 में, और यहां पर देखिए इसकी जो मेजबानी की थी, ये की थी किसने? ऑप्शन 20 का राइट आंसर है, फ्रांस और कोस्टारिका, ठीक है, फ्रांस और कोस्टारिका ने सह मेजबानी की, यानी कि दो देशों को मेजबानी मिली थी इस संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन की, ठीक है, याद रखिएगा, ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन खासकर लोक सेवा आयोग जो है इस तरीके के क्वेश्चन ज्यादा पूछता है एग्जाम्स में। विश्व महासागर दिवस अगर क्वेश्चन बनता है कब मनाया जाता है, तो विश्व महासागर दिवस, ठीक है, प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है आपका 8 जून को संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा आपका विश्व महासागर दिवस 2008 में इसको आधिकारिक मान्यता मिली थी, 8 जून को मनाया जाता है हर साल। चलिए अगला देखिए, नेटो शिखर सम्मेलन 2025 में सदस्य देशों ने 2035 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद GDP का कितना प्रतिशत रक्षा पर खर्च करने का लक्ष्य रखा है? ये क्वेश्चन मैं आपको बता चुका था, बहुत महत्वपूर्ण है। नेटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसको कहा जाता है, और नेटो शिखर सम्मेलन में जो भी इसमें सदस्य देश थे उन्होंने बोला कि टोटल अपनी GDP का 5% डिफेंस बजट होगा नेटो का, डी आंसर इसमें सही है, ठीक है। चलिए अब मुझे आपको बताइए, नेटो का जो नवीनतम सदस्य देश है वो कौन है? बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में, नेटो में शामिल होने वाला नवीनतम सदस्य देश बताएंगे मुझे आप। अगला क्वेश्चन है देखिए, चीन द्वारा लॉन्च किए गए पहले पूर्णतः स्वायत्त इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर का नाम क्या है? तो चीन ने देखिए पहला इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर बना दिया भाई, ठीक है, और अपना ही है इनका, मेड इन चाइना, और इसका नाम है होंगहू T70, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। इसका नाम क्या है? होंगहू T70। जून 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश की पहली बार यात्रा की? जो किसी भारतीय प्रधानमंत्री की उस देश की पहली यात्रा थी, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा थी
क्रोएशिया और साइप्रस दोनों ही देशों में गए थे। ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी ने 18 जून 2025 को क्रोएशिया की यात्रा की थी और 15-16 जून को उन्होंने साइप्रस की यात्रा की थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। साइप्रस ने सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिया था मोदी जी को, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस ट्रिपल करके एक पुरस्कार उनका वो दिया था। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, क्रोएशिया के जाग्रेब विश्वविद्यालय में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे फैक्ट पूछ ले जाते हैं। क्रोएशिया का एक यूनिवर्सिटी है जाग्रेब यूनिवर्सिटी। ठीक है, विश्वविद्यालय लिख देता हूं मैं, वीवी। ठीक है, यहां पर देखिए आपका आईसीसीआर हिंदी पीठ का नवीकरण भी किया गया। यहाँ पर एक हिंदी पीठ है, इसका नवीकरण भी मोदी जी की यात्रा के दौरान किया गया था। भारत के पहले ध्रुवीय अनुसंधान पोत के निर्माण के लिए किस देश की कंपनी के साथ समझौता किया गया है? तो भारत ने देखिए अपना पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत निर्माण हेतु दिए गए विकल्पों में जो आपका समझौता किया है, तो इस कंपनी का जो नाम है, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी। ठीक है, नॉर्वे के साथ इसमें किया गया है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, नॉर्वे देश के साथ। देखिए भारत भी चाहता है कि जो हमारा जो गहरे समुद्र का विज्ञान है, जलवायु परिवर्तन और ध्रुवीय क्षेत्र में जो वैज्ञानिक अनुसंधान है उसको बढ़ाने के लिए नई टेक्नोलॉजी के साथ काम करना पड़ेगा। इसलिए इन्होंने कोंग्सबर्ग एक कंपनी है नॉर्वे की, भारत की एक कंपनी है जीआरएससी। ठीक है, तो जीआरएससी और नॉर्वे की कंपनी कोंग्सबर्ग के बीच में समझौता हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसमें हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है। भारत संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद का सदस्य किस अवधि के लिए निर्वाचित हुआ है? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए भारत जो है आपका पहली बार संयुक्त राष्ट्र संघ के जो 6 मुख्य अंग है उसमें से एक है वैश्विक आर्थिक सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दों पर नीति निर्माण का एक ये आपका संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद कहलाता है। ठीक है, ये सब चीजों पर ध्यान केंद्रित रहता है इसका, और इसमें भारत को सदस्यता मिली है और कार्यकाल रहेगा भारत का 1 जनवरी 2026 से लेकर 31 दिसंबर 2028 तक। ठीक है, तो 2026 से 28 तक रहेगा। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका उत्तर। अगला देखिए आईएनएस अर्नाला, जिसे जून 2025 में नौसेना में शामिल किया गया, इसकी मुख्य विशेषता क्या है? बहुत ज्यादा चर्चा में था आपका आईएनएस अर्नाला। 8 जून 2025 को ये सेना में शामिल किया गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इसकी जो महत्वता है या जो इसकी विशेषता है, ये भारत का पहला स्वदेशी एंटी सबमरीन युद्धपोत है। ठीक है, तो भारत का पहला स्वदेशी एंटी सबमरीन युद्धपोत है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए जून 2025 में कौन सी सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाली कंपनी विश्व की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई? तो विश्व की जो सबसे मूल्यवान कंपनी बनी सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाली, इस कंपनी का नाम है एनवीडिया। बहुत चर्चा में थी एनवीडिया। देखिए जो मार्केट वैल्यूएशन भी है बहुत ज्यादा है इस कंपनी की, एनवीडिया कंपनी की। ठीक है, तो सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है सेमीकंडक्टर में, ध्यान रखिएगा एनवीडिया। और इंटेल भी जो है भाई, ये भी आपकी सेमीकंडक्टर चिप बनाती है, स्पेशली जो लैपटॉप पीसी और ये चीजें हम यूज करते हैं ना, इसमें जो ज्यादातर चिप होती है इंटेल की होती है, जापान की कंपनी है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन बन सकता है कि एनवीडिया जो है किस देश की कंपनी है, तो यूएसए की कंपनी है। ठीक है, अमेरिका की कंपनी है, ध्यान रखेंगे। और इसका मार्केट कैप हो गया था 2025 जून में 5 ट्रिलियन डॉलर। ठीक है, आप देखिए मैंने अभी आपको बताया था इंडिया की जो इकोनॉमी है, इंडिया दुनिया का जो सबसे बड़ा अभी चौथी अर्थव्यवस्था बना है, तो चौथी अर्थव्यवस्था के बाद भी इंडिया की जो इकोनॉमी है वो 5 ट्रिलियन डॉलर नहीं है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक ही कंपनी की जो इकोनॉमी है, देख सकते हैं आप, 5 ट्रिलियन डॉलर से ऊपर बन गई है। ठीक है, तो दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी है ये, ध्यान रखेंगे। अगला देखिए ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत अमेरिका ने किस देश के परमाणु ठिकानों पर हमला किया? तो देखिए ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत अमेरिका ने जो हमला किया था, ईरान के 3 ठिकानों पर हमला किया था। ठीक है, तो ईरान के 3 जो प्रमुख परमाणु ठिकाने थे, फोर्डो, नतांज, ठीक है, नोट कर सकते हैं आप, फोर्डो, नतांज और इसके साथ साथ आपका इस्फहान।
तो यहाँ पर हमला किया था और उसी समय से देखिए गर्मी बढ़ने लगी थी और वर्तमान में आप देख ही रहे हैं परिदृश्य, युद्ध हुआ, ठीक है, इजराइल ईरान और उसमें अमेरिका का भी सहयोग था। तो ये इसी का कारण था कि अमेरिका नहीं चाहता कि ईरान जो है परमाणु परीक्षण करे या परमाणु हथियार अपने अंदर रखे। हालांकि कारण बहुत से हैं इस युद्ध के, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशंस में बहुत अच्छे से चीजें समझ में आती हैं। अमेरिका का हमेशा से ये वर्चस्व कह सकते हैं या अमेरिका के हमेशा से ये चालाकी रहती है कि जिस देश से उसको फायदा होना होता है या जहां पे आक्रमण करके उसको भविष्य के लिए कुछ चीजें मिलती है, तो वहां पर जैसे तेल भंडार है ईरान के पास, ठीक है, और भी बहुत से निजी हित है अमेरिका के इस युद्ध में। ऐसा नहीं कि केवल दुनिया में शांति के लिए वो ऐसा कर रहा है, ठीक है, नहीं तो नोबेल पीस प्राइज आपका मारिया कोरिमा की जगह आपका ट्रंप को ही मिल जाता। ट्रंप नाराज भी था 2025 का नोबेल शांति का जो प्राइज है मुझे नहीं मिला, काफी मीम्स भी होने थे उसपे, है ना। चलिए ये चीजें समझिए, अगर जैसे आप ये चीजें समझेंगे तो आपकी अप्रोच अच्छी हो जाएगी मीन्स एग्जाम वगैरह के लिए। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत नियोक्ता कंपनी को प्रति कर्मचारी के लिए कितना प्रोत्साहन दिया जाएगा, ठीक है। देखिए प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना शुरू की गई 2025 में, और इस योजना का जो उद्देश्य था, जो भी एम्प्लॉयर होगा यानी कि जो रोजगार देने वाली प्राइवेट कंपनी भी होंगी, अगर वो रोजगार देंगे युवाओं को तो प्रति युवा उनको कितना 3,000 रुपए प्रति माह क्या दिया जाएगा, प्रोत्साहन दिया जाएगा, प्रोत्साहन राशि, ठीक है। यानी कि युवाओं को कंपनी में भर्ती करेगी जो भी कंपनी, तो उसको इसके बदले प्रोत्साहन राशि मिलेगी 3,000 रुपए। ताकि अब मोदी जी ने इसलिए शुरू किया, सरकार ने इसलिए शुरू किया ताकि देश में जो बेरोजगारी की दर है उसको कम किया जा सके, ठीक है। जून 2025 में प्रधानमंत्री द्वारा सबसे ऊंचे रेलवे आर्क ब्रिज, ठीक है, आर्क ब्रिज हो गए चिनाब, ठीक है, चिनाब रेल ब्रिज का उद्घाटन किया गया। इसकी लंबाई कितनी है, देखिए जून 2025 में इस ब्रिज का उद्घाटन किया गया था और चिनाब रेलवे ब्रिज जो है इससे आपका जम्मू कश्मीर में कनेक्टिविटी हो गई है अब रेल की, ठीक है। और इसके बाद देखिए अगर बात करें इसकी जो लेंथ है, लंबाई लगभग 1.3 किलोमीटर के आसपास है, किलोमीटर में पूछे, मीटर में एक्यूरेट पूछे तो 1315 मीटर, ठीक है। ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही उत्तर है 1315 मीटर। अगर ऊंचाई पूछता है इसमें तो आपकी जो हाइट है इसकी ऊंचाई, ठीक है, जमीन से अगर टोटल ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई नदी तल से, चिनाब नदी के ऊपर बना है तो नदी तल से इसकी ऊंचाई है 359 मीटर, 359 मीटर, ठीक है। और एक क्वेश्चन और बन सकता है कि इसका जो डिजाइन है ये किसने तैयार किया था, तो एक साइंटिस्ट है डॉक्टर माधवी लता ने इसका डिजाइन तैयार किया, ठीक है। और भी थे इसमें, माधवी लता तो मेन थी इसमें, उसके साथ साथ आईआईटी दिल्ली और आईआईटी रुड़की के विशेषज्ञों ने भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक है। और इसमें देखिए आपका ट्रेन जो है 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से भाग सकती है। उसके अलावा हवा और भूकंप प्रतिरोधक इस पुल को बनाया गया है। इसके अलावा विस्फोट रोधी भी इस पुल को बनाया गया कि छोटे मोटे धमाके जो होंगे उससे इसको कोई भी असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये पुल जो होगा पूरे कश्मीर को भारत से साल भर तक रेलवे कनेक्टिविटी देगा, कश्मीर क्षेत्र को। बहुत ही एक ऐतिहासिक उपलब्धि है ये देश के लिए। अगर देखिए इजराइल की आयरन डोम प्रणाली की तर्ज पर स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली का नाम क्या है, तो देखिए इजराइल में देखिए जो भी हमारे ड्रोन हमले होते हैं, रॉकेट के हमले होते हैं, उनको विफल करने के लिए एक आयरन डोम प्रणाली बनाई गई है, ठीक है, जिसमें आपके रॉकेट को हवा में ही मार दिया जाता है, नीचे नहीं गिर पाता और जिससे नुकसान नहीं होता। भारत देश भी अपनी रक्षा के लिए भविष्य में इसी प्रकार का एक कवच बना रहा है आयरन डोम प्रणाली पे, और इसका नाम है मिशन सुदर्शन चक्र, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, मिशन सुदर्शन चक्र। ये भी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा अच्छे से, ठीक है। चलिए तो दोस्तों ये था आज मई और जून माह के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स। देखिए वैसे तो बहुत होते हैं लेकिन जो महत्वपूर्ण है उन्हीं को मैं करा रहा हूँ। एग्जाम में डायरेक्ट आपको क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा। बाकी सेशन को यहीं पे समाप्त करेंगे। हमेशा की तरह बोलूंगा अपने जीवन में एक पेड़ अवश्य लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें। आगामी यूपी ट्रिपल एससी ग्रुप सी एग्जाम के लिए आपको 50 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट वाला कोर्स मिल जाएगा एप्लीकेशन स्टोर पे, बाइलिंगुअल है और आयोग के लेटेस्ट पैटर्न पर है। ऐसे सब्जेक्ट वाइज सेक्शनल टेस्ट की भी आपको कोर्स मिल जाएंगे, और इसके अलावा फुल लेंथ कोर्स लेना है आपको, फुल सब्जेक्ट कोर्स लेना है, ओनली जीएस कोर्स लेना है, सभी कंटेंट आपको मिलेंगे एप्लीकेशन स्टोर पे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। बाकी मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट सेशन में। अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों। जय हिंद, जय देवभूमि।